अनिल भाई, अनिल सिन्हा साहब, एक भारत जोड़ो यात्रा की बात हो रही है कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं, और जहां तक संभव, जैसा लोग कह रहे हैं, असम से शुरू कर रहे हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की होगी कि इस बार वो इंडिया अलायंस की उसको अडॉप्ट कर लेगा? मैं थोड़ा, एक तो इस पे आपका एक वक्तव्य, और दूसरा मैं इसलिए कि आज जैसे जंतर मंतर पे एक मतलब धरना या सांकेतिक जो भी था, भाषण हुआ, खड़गे जी बोले, राहुल गांधी बोले, सीताराम येचुरी बोले, शरद पवार को लोग बार बार बहुत वीक कड़ी मानते हैं, लेकिन शरद पवार जी वहां आए थे, उसमें भी आरजेडी के मनोज झा साहब थे, मतलब इन लोगों को तो मैं सामने सामने देख रहा था। तो अपेरेंटली तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं कोई भारत इंडिया अलायंस में आपस में कोई खींचतान है। वो ये जरूर है कि ठीक है, वो नैरेटिव नहीं सेट कर पा रहे हैं, उनको अभी लेट हो रहा है, लेकिन आपस की खींचतान से ऊपर है। और दूसरा, भारत जोड़ो यात्रा जरा मैं आपसे भी समझ लूं, भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की होगी कि इंडिया अलायंस की होगी? नहीं, मैं ये इस भारत जोड़ो यात्रा को इस तरह से इतना लिमिटेड फ्रेम में नहीं देखता हूँ। अभी जहां से एक तो जो उस समय भी हुई थी, तो काफी लोग ये सशंकित थे कि राहुल गांधी इसको कंटिन्यू करेंगे कि नहीं, वो बीच में विदेश चले जाएंगे कि नहीं। और ये मैं गोदी मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हमारे अपने जो जो गोदी मीडिया से बाहर हैं, और मतलब मैं उनको सच्चा पत्रकार भी कह सकता हूँ। तो वो जो है, उन लोगों को भी ये शंका थी। तो मेरी उस समय भी मैं संदेह में नहीं था। मुझको लग रहा था कि राहुल गांधी एक नई कांग्रेस को जन्म दे रहे हैं, और एक नए कांग्रेस का नेतृत्व उन्होंने शुरू किया है, और नई नैरेटिव बना रहे हैं। और वो देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर हुआ, इसके बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। इसी तरह से इस यात्रा को मैं सिर्फ 2024 के नजरिए से नहीं देखता हूँ। एक फ्रेगमेंटेड नेशन, जो नेशन को एबॉलिश करने की कोशिश कर रहा है आरएसएस, जो नेशन गांधी जी के नेतृत्व में हमने कंसीव किया था, और नेहरू और बाकी जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर लोहिया, आप अनगिनत नाम ले सकते हैं, उन लोगों ने जिस नेशन को बनाया, वो नेशन को एबॉलिश करने में लगा हुआ है आरएसएस। तो उस नेशन को रिवाइव करने का काम ये जो भारत जोड़ो यात्रा, कम से कम जो नॉर्थ ईस्ट में अगर शुरू हो रही है, मतलब जिस तरह से शुरू होगी, तो उससे इसको जोड़ना चाहिए। इसको ये लिमिटेड फ्रेम में नहीं देखना चाहिए कि ये 2024 में कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद होगा, इंडिया अलायंस के लिए कितने जरूरी है, या जो चुनाव के हिसाब से। आप समझ लीजिए कि ये नॉर्थ ईस्ट में जो मणिपुर में हुआ है, और उसके बाद जो नॉर्थ ईस्ट का सिनेरियो है, वो 1947 में जब हम आजाद हुए थे, उस समय से भी बुरा है। उस समय नागालैंड हमारे खिलाफ था, लेकिन बाकी नॉर्थ ईस्ट की जो स्थिति थी, और बहुत इंसर्जेंसी भी हुई, लेकिन ये नैरेटिव नहीं थी। इस तरह से एथनिक क्लिंसिंग का काम नहीं कर रहा था स्टेट कॉन्निवेंस के जरिए, स्टेट की मिलीभगत से ये एथनिक क्लिंसिंग नहीं हो रही थी। हर कम्युनिटी वहां एक दूसरे के खिलाफ है, और एक नया इक्वेशन नॉर्थ ईस्ट में बन गया है, जो स्टेट के अगर खिलाफ होता तो आइडियोलॉजिकली हम इससे फाइट कर सकते थे, लेकिन सोसाइटी को डिवाइड किया हुआ है। निश्चित तौर पर अगर इंडिया का एक बड़ा पॉलिटिशियन, राहुल गांधी के स्टेचर का स्टेट्समैन, उसको मैं कहूंगा कि उनकी भूमिका यहाँ स्टेट्समैन की होगी, जो जिस तरह से वो वहां जाएंगे, इसलिए उसको मैं उस लिमिटेड फ्रेमवर्क में नहीं देखता। दूसरा, गुजरात भी उनको जाना चाहिए। देश का सबसे डिवाइडेड, कम्युनली डिवाइडेड स्टेट है गुजरात, जहां पर की जो स्टेट को जानते हैं उनको पता होगा कि किस तरह से वहां कम्युनल डिवाइड डीप रूटेड और एकदम दीवार बन के खड़ी है समाज के बीच में। तो वो दोनों बहुत सिंबॉलिक है, और उसको उससे जोड़ना चाहिए। कभी इसकी चर्चा होगी तो लोग इसकी तुलना किससे, मतलब दांडी यात्रा से या ऐसी चीजों से करें, तो मुझको कोई आश्चर्य नहीं होगा। इसीलिए हम लोगों को ये गोदी मीडिया के द्वारा फेंका हुआ पासा जो है, उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। हम लोगों को जो ब्रॉडर ये क्या कहते हैं चैलेंजेस है डेमोक्रेसी के सामने, इंडियन नेशन के सामने, उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। अभी चर्चा की शीतल जी ने, ये वेल ऑयल्ड मशीनरी आरएसएस की है, किस लिए है? इससे भी वेल ऑयल्ड मशीनरी हिटलर की थी। जो लोग जर्मनी का इतिहास पढ़ते होंगे उनको पता होगा कि किस तरह से विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटीज, फैक्ट्रीज, यूनियंस, सब में इसी तरह से इन्फिल्ट्रेट करके वहां के सबको खत्म किया। ऐसे नहीं नाजिज्म आ गया वहां।
और जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस होती हैं वो इस तरह से काम नहीं कर सकती हैं, करती नहीं है, क्योंकि उनके में आइडियोलॉजी का कंस्ट्रेंट होता है, मासेस से वो ये करती है, वो इस तरह के मतलब मर्सिनरीज नहीं पैदा कर सकती। तो ये अंतर है, ये फाइट है, ये इसको आप इसको लड़ना निश्चित तौर पर बहुत बड़ा चैलेंज है। कंस्ट्रेंट भी जो है, एक दो लाइन में मैं कहूंगा कि इंडिया गठबंधन का देखना चाहिए। कहाँ देखा है, कब देखा है किसी भी कंट्री में जो डेमोक्रेटिक कंट्री हो कि चुनाव का की घोषणा हो, उसके बाद ये क्या कहते हैं बन जाए मॉडल ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट जारी हो जाए, उसके बाद ईडी सीबीआई आईटी का प्रोग्राम बने उसके हिसाब से कि कहाँ इलेक्शन हो रहा है, और उनके कैंडिडेट्स के बारे में, जो उनके प्रोमिनेंट कैंडिडेट है, उनके प्रोमिनेंट प्लेयर है, उसकी लिस्ट बने। अभी तेलंगाना में कहाँ ईडी है? अभी ईडी वो मैंने कल देखा कि लालू प्रसाद यादव के फैमिली को सम्मन दिया है, केजरीवाल को सम्मन दिया है, तो उसका शिफ्ट हो गया। अभी लग रहा था जैसे कि मॉडल, देखिए चुनाव आयोग का, अदालतों को देखिए, अदालतों की मतलब अदालत से भी पूछना चाहिए कि तो मतलब आंखें कहाँ, क्या कौन सा चश्मा लगाए हुए हैं, किस कॉन्स्टिट्यूशन का चश्मा लगाए हुए है अदालत, जो उसको ये पता नहीं चलता। ये ईडी पे बहस करती है और वहां पर मुस्कुराते हुए जज जो है हमारे माननीय न्यायाधीश जो है, वो किस तरह से उनको कुछ लगता ही नहीं है। ये प्रोग्राम कैसे बन जाता है ईडी का? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लागू होने के समय में ब्यूरोक्रेसी को सपोज किया जाता है, कुछ चुनाव के ये में अंदर काम करती है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है, लेकिन उसके बाद ईडी कहीं छापा दे रहा है, इनको कुछ पता ही नहीं है। तो ये ऐसा कब देखा है आपने कि अमित शाह और उनको क्या कहते हैं मोदी जी डायरेक्ट कम्युनल भाषण करें और ईडी को इतनी हिम्मत तक ना, ये चुनाव को इतनी हिम्मत तक ना हो कि एक बार जो है उनको कोई मतलब लेटर भी लिख सके? पहले हो चुका है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। और हमको तो आपको पता ही है कि इंदिरा गांधी का यही इलेक्शन ही खत्म हो गया था, मतलब छोटा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के कारण। तो ये जो है ये अनइवन चीजें हैं और चैलेंजेस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके बदले की डेमोक्रेसी पर किस तरह खतरा, आज भी मैं देख रहा था आईटी सेल वालों ने एक नया कोई गुफा छोड़ा है, तुरंत चालू हो गया पूरा मीडिया। वैसे ही ये वाला में अब ये मॉक पार्लियामेंट कहाँ नहीं हुआ है, लोग बाहर में जो करते हैं, ये कहाँ नहीं हुआ है। कल्याण बनर्जी और इसको अब पूरा का पूरा दिन भर मीडिया वही चला रहा है, इतने सांसदों को निकाल दिया गया, वो नहीं है। तो मीडिया एजेंसी सब एक साथ इकट्ठा होकर के वो आपके डेमोक्रेसी को खत्म करने में लगे हुए हैं। ये चैलेंज है इंडिया गठबंधन के सामने। दूसरा ये जो कहा जा रहा है क्या कि इंडिया गठबंधन पर, अब मैं तो समझ नहीं पाता। देखिए फर्स्ट मीटिंग हुई, फर्स्ट मीटिंग के बाद लास्ट मीटिंग हुई, इंडिया गठबंधन का कौन सा घटक बाहर गया? एक भी घटक को किसी को मैंने नहीं सुना कि कहा हम इंडिया गठबंधन में नहीं जाए, रहना है हमको, हम जा रहे हैं भाई बाहर। अच्छा, हर मीटिंग के पहले मीडिया ने यही हवा बनाया कि बहुत मतभेद है। और एक तो इंडिया आपके जो सबसे बड़ा ग्रुप तेज चैनल का है, उसका प्रिंट मीडिया ने उसका एक स्टोरी कि सागा फोर, क्या फोर क्या मतलब अंग्रेजी थोड़ी कम आती है मुझको, तो वो जो है वो सागा कुछ चला है, तो वो जो है उसमें सागा में है कि चार उनकी मीटिंग हुई, चार में मतलब टेबल, मतलब इतना साइंटिफिक है कि मैं बॉटनी में एमएससी हूँ, हमको भी लगा कि इतना बढ़िया टेबल बना करके इसने मतलब पॉइंटेड दिया है, तो बड़ा इंटेलिजेंट काम किया है। उसमें लिखा कि फर्स्ट मीटिंग में अरविंद केजरीवाल नाराज थे, सेकेंड मीटिंग में ममता बनर्जी नाराज थी, थर्ड मीटिंग में नीतीश कुमार नाराज थे, फोर्थ मीटिंग में नीतीश कुमार प्लस लालू यादव नाराज थे। मतलब इंडिया गठबंधन तो टूट गई। और आपने खुद ही बताया कि इंडिया गठबंधन ने 2 दिन पहले फैसला किया, और दिल्ली की सर्दी, मैं तो दूसरी जगह हूँ, हम कोई सर्दी वर्दी नहीं है यहाँ, लेकिन आप लोग तो दिल्ली की सर्दी को देख चुके हैं, देखते हैं। वहां पर लोग जो है, शरद पवार जैसा बूढ़ा आदमी जिसकी सेहत के बारे में दुनिया जानती है, वो भी वहां बैठा हुआ था। अब उसके बाद भी हम डाउट करें कि उनका कोई इंटेंशन नहीं है, वो लड़ना नहीं चाहते, तो भाई ये मतलब मुझको लग रहा है कि ये थोड़ा ज्यादती होगी। ये है अनइवन है, फाइट बहुत अनइवन है और धूर्तों से फाइट है। ये आप समझ लीजिए कि आप मतलब यहाँ ये जो कहा था कि महाभारत में सारी मर्यादाएं टूट जाएंगी, तो ये पहले ही 1925 में ही
आरएसएस ने उसको आत्मसात कर लिया कि कोई भी संघर्ष करना हो, मर्यादा नहीं रखनी है। किस तरह से गांधी जी के बारे में वो प्रचार करते रहे सबको पता है, और अंत में क्या हुआ, आप उनको किस तरह से निपटाया, वो फिजिकली वो एलिमिनेट किया, वो आपको सबको पता है। उसके बाद नेहरू जी के बारे में जिस तरह से चल रहा है, और बकायदा मंच मतलब विद्वत जनों के मंच पर झूठ जो है तथ्य रखता है, बोलता है, लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। यही तो फासिज्म है, और क्या है। तो इससे लड़ना कोई इंडिया मतलब इंडिया गठबंधन का ही अकेले का दायित्व थोड़े ही है, उसमें हम लोगों को भी अपना झांकना चाहिए। इतने साल से हम लोग पत्रकारिता करते हैं, किस तरह के पत्रकार हमने अपने दोस्त बनाए या किस तरह के पत्रकार बनाए जो कि एक शब्द सही मतलब झूठ चल रहा है और उसका मुकाबला नहीं कर पाता है। हम लोग भी नहीं कर पाते हैं, हमको भी अपनी लाचारी, ये चैलेंज नेशन के सामने है, पूरे सोसाइटी के सामने है, इंडियन डेमोक्रेसी के सामने है। इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमको सहानुभूति होगी इंडिया गठबंधन के बारे में कि कुछ भी करें। बहुत ही कमजोर लोग हैं, कमजोर थे तभी तो इस तरह से एकदम झूठ पर आधारित गुजरात मॉडल को लेकर के वो जीत करके पूरा देश चला गया। तो ये आपको लग नहीं रहा है कि कमजोर तो थे ही, और इसके लिए जिम्मेदार तो सब लोग हैं, अकेले थोड़े ही है। अगर मान लिया कांग्रेस ही इस तरह का व्यवहार करती रही और हम उसको सुधार नहीं पाए, तो हमारा इंडियन डेमोक्रेट पूरे समाज का ये हमारा फेलियर नहीं है क्या? और उसके बाद हम हजारों गुण उन्हीं में देखना चाहें, उन्हीं नेताओं में, और उसके बाद इनके जो आप देख लीजिए, एक बस लास्ट बोलूंगा कि कल आए, देखिए कितना झूठ का किस तरह से है। कल आए प्रधानमंत्री, गए वहां संसद भवन, मतलब वहां लोकसभा में थे, लोकसभा के चैम्बर में उनकी बैठक हुई अध्यक्ष के यहाँ, फ्लोर लीडर्स, उसमें कहीं कोई खबर हमने नहीं देखी कि फ्लोर लीडर्स कौन था। फ्लोर लीडर्स ये जो सब निकाल दिए गए वो था कि कौन लीडर्स है, सब पार्टी बाहर है तो फ्लोर लीडर्स कौन है, किसका है, हमको नहीं मालूम। फ्लोर लीडर्स के साथ उनकी मीटिंग हुई, उसमें कहा जाता है, किसी ने इनको बताया नहीं सोर्सेस के आधार पे, कि उन्होंने कहा कि कर्नाटक असेंबली में एक शख्स घुस गया था और वो बजट जब सिद्धारमैया कर रहे थे उस समय वो बैठ गया हॉल में। अब वो गया था किसी उसी खबर के आगे लिखा हुआ है कि कोई ये से मिलने गया था, मतलब ऑफिसर से मिलने गया था, सेक्रेटरी से मिलने गया था, तो वो अंदर बैठ गया। उसके बाद ये पकड़ लिया, मतलब वो बाकी खबरें तो जो है, तो आप सोच लीजिए कि इसकी तुलना ये जो कूद गया संसद में, अब प्रधानमंत्री इसकी बात कर रहे हैं और एक लाइन कहीं नहीं लिखा कि प्रधानमंत्री जो ये तुलना कर रहे हैं उस तुलना में क्या गलती है, इसकी किसी की हिम्मत नहीं है। अब वो वहां कूद गया, वो स्मोक क्रैकर उसने इस्तेमाल किया, बाहर में नारे लगाए, और वो एक आदमी जो गलती से या पहुंच गया वहां और चुपचाप बैठ गया, वो दोनों में उनको फर्क नहीं नजर आ रहा है। हाँ, मैं कह रहा था कि अभी जो आया है कि जेट में, प्राइवेट जेट में बैठे हुए हैं सिद्धारमैया, वो उसको किसी ने ट्वीट किया, उनके किसी मिनिस्टर ने, कि वो हम लोग जा रहे हैं कहीं ट्रेवलिंग, मतलब कहीं जा रहे हैं, तो तुरंत अमित मालवीय का और अब पूरा मतलब पूरा मीडिया में चालू हो गया कि गरीबों की बात करते हैं और प्राइवेट जेट में जा रहे हैं। अब ये उसमें साथ में ये भी, हमको इससे एतराज नहीं है, ये सवाल उठना चाहिए, लेकिन इसमें ये भी उठना चाहिए कि प्रधानमंत्री जो है 8,000 करोड़ के विमान में खरीद करके क्यों उसमें चल रहे हैं, ये भी सवाल उठा ले ना बीच में। या बाकी जो मंत्री चल रहा है वो किस तरह किस जेट में चल रहा है उसके बारे में भी हो। तो ये अनइवन ये है, मैदान है जिसमें कि बहुत समतल नहीं है और चैलेंज है। इसके लिए थोड़ा सा हमको लग रहा है कि हमारे जैसे जो चैनल लोग हैं उनको थोड़ा सा सहानुभूति के साथ इंडिया गठबंधन को देखना चाहिए, और उससे, और वो इनकी ये जो बेईमानियां कर रहे हैं उसके बारे में लोगों को बताना चाहिए कि कितने ये बेईमान और शातिर लोग हैं। मैं अनिल सिन्हा साहब आपसे सर रिएक्शन ये कि 2-3 दिन पहले कहा है, रोहिंटन जी कह रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस व्यवस्था जो नई व्यवस्था आई है उसमें पॉसिबल ही नहीं है। अनिल सिन्हा साहब अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ, पहले भी उन्होंने कहा था कि ये जो इलेक्शन कमीशन वाला जो बिल आया है अपॉइंटमेंट वाला, उसका उन्होंने जो 3 गिनाए थे, मतलब कि जो गलतियां की है सुप्रीम कोर्ट ने, एक JNK के बारे में, मतलब जो वर्डिक्ट है 370 के बारे में, और दूसरा रफाइल के बारे में, और तीसरा जो है
इसके बारे में मेरे ख्याल में राम टेम्पल का भी उन्होंने जिक्र किया था। तो वो तो बता चुके हैं, उसी तरह से उनको बताया उन्होंने। और वो तो आप देख रहे हैं क्या कि इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ अब बताने के लिए क्या रह गया है। वो अब अभी जो ईवीएम वाला चल रहा है उसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि आप 50-50 दिन तक, 40-40 दिन तक इस तरह से जो रखते हैं ईवीएम मशीन, उसका क्या तात्पर्य है। जब और अगर वीवीपैट्स को गिनना है एक दिन की, इतना दिन जब आपने गिनती मतलब डिले किया काउंट ये में रिजल्ट देने में, एक दिन और सही उसी को पूरा 100% गिन लो। तो ये तो डिमांड कर ही रहे हैं लोग, लेकिन वो मतलब मानने के लिए तैयार कहाँ है। इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स का मामला है। खाली एक लाइन जो संतोष जी थोड़ा सा हम लोग पर जरा थोड़ा तीखा बोल गए, उतना हमको लग रहा है क्या कि मैं ऐसा नहीं मानता कि हम लोग कोई विदेश में रह रहे हैं, इसी मुल्क में है, हम नागरिक भी है और मीडिया कर्मी तो है, जिसका मतलब कोई न्यूट्रल विट्रल में मानता कोई होता है नहीं। हमने हर तरह के विचारधारा के अलावा समाज के और भी जो जिस तरह से आते हैं वर्ग और वर्ण, सबका हम पर असर होता है और हम उसी को अभिव्यक्त करते हैं। तो इसीलिए वो जो है ये हम अलग से अपने को मान लें कि कोई ये ऐसा है नहीं, और हमारी जिम्मेदारी है ये मैं मानता हूँ नागरिक के रूप में भी। बाद में अपन जर्नलिस्ट वगैरह होंगे तो हमारी जिम्मेदारी है कि इसको एक्सपोज करना, ये एक एसेंशियल जरूरी चीज है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी लोग अपना जिस तरह से ले वो अपना ले सकते हैं।